हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज पॉइंट में। चलिए दोस्त, हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है वो है लाइट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाइट यानी प्रकाश। आज का हमारा टॉपिक क्या है? प्रकाश। हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे कि प्रकाश होता क्या है, प्रकाश की प्रॉपर्टी क्या है, इन सब के बारे में। ठीक है ना? चलिए, तो अगर हम बात करें सबसे पहले कि प्रकाश क्या होता है, क्या बात करेंगे? प्रकाश। प्रकाश क्या होता है? तो प्रकाश एक प्रकार की क्या होती है? ऊर्जा होती है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। ठीक, प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। और प्रकाश हमारे लिए क्या क्यों आवश्यक है, या प्रकाश के द्वारा ही क्या होते हैं, हमें वस्तुओं किसी वस्तु को देखने में या किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए क्या होती है? सहायक होती है, या शक्ति प्रदान करती है, या सामर्थ्य प्रदान करती है। ठीक है ना? किसी वस्तु को देखने के लिए क्या होती है? सहायक होती है। किसी वस्तु को देखने में सहायक होती है। क्या होती है? किसी वस्तु को देखने में क्या होती है? सहायक होती है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो किसी वस्तु को देखने में क्या होती है? सहायक होती है। ठीक, प्रकाश जो होता है, प्रकाश जो होती है किसी वस्तु को देखने में क्या होती है? सहायक होती है। और ये क्या करती है? चुंबकीय तरंगों की तरह क्या करती है? गमन करती है। चुंबकीय तरंगों की तरह गति करती है। ये क्या करती है? चुंबकीय तरंगों की तरह गति करती है। ठीक, चुंबकीय तरंगों की तरह क्या करती है? गति करती है। आई बात समझ में? ठीक, और ये कैसी तरंग होती है? प्रकाश जो होती है वो कैसी तरंग होती है? अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। कैसी होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। ठीक, प्रकाश जो होती है कैसी तरंगे होती है? अनुप्रस्थ तरंगे होती है। ठीक, अगर प्रकाश की चाल की बात करें, क्या बात करें? प्रकाश की चाल। तो जो प्रकाश की चाल होती है, अगर निर्वात में बात करें या तो निर्वात में कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना? अगर यही प्रकाश की चाल जल में बात करें या वाटर में बात करें तो कितनी होती है? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, और जो प्रकाश होता है क्या होती है? एक सरल रेखा में गति करती है। प्रकाश कैसे गति करती है? प्रकाश एक सरल रेखा में गति करती है। ठीक, ये तो रहा प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो किसी वस्तु को देखने में सहायक होती है। चुंबकीय तरंगों की तरह ये क्या करती है? व्यवहार करती है। चुंबकीय तरंगों की तरह ये गति करती है। कैसी तरंग होती है? अनुप्रस्थ तरंगे होती है। ठीक, अगर प्रकाश की चाल की बात करें तो निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, और जल में बात करेंगे तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक, और प्रकाश जो है एक सरल रेखा में गति करता है। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब अगर बात करेंगे, अब क्या बात करेंगे कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो स्वयं ऊर्जा उत्पन्न करती हैं। क्या करती हैं? स्वयं ऊर्जा उत्पन्न करती हैं। ठीक, और कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो किसी अन्य वस्तु के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, यानी किसी अन्य वस्तु के प्रकाश से वो चमकती है। जैसे सूर्य। सूर्य जो है स्वयं ऊर्जा उत्पन्न करता है या स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। ठीक, तो और जैसे अब और आगे बात चंद्रमा की, तो चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं होता है, उस सूर्य के प्रकाश से क्या होता है? प्रकाशित होता है। पृथ्वी की भी जो प्रकाश होती है स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, उस सूर्य के प्रकाश से क्या होती है? प्रकाशित होती है। आई बात समझ में? यानी कुछ ऐसी वस्तुएं जो तो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है उन्हें क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं मतलब जो क्या करें? स्वयं प्रकाश उत्पन्न करें। क्या करें? स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है। ठीक है ना?
ठीक। और अप्रदीप्त क्या होती हैं? अप्रदीप्त वस्तुएं की बात करें, अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? जो दूसरों के प्रकाश से क्या होती हैं? प्रकाशित होती हैं। जो दूसरों के प्रकाश से क्या होती हैं? प्रकाशित होती हैं। क्या होती हैं? प्रदीप्त वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं, और अप्रदीप्त दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं। जैसे इसमें हो गया सूर्य, बल्ब, ये सब होते हैं। अप्रदीप्त में जैसे ले सकते हो सभी ग्रह, चंद्रमा, और आपके कुर्सी में जो दिखाई देता है, जो चमकता है, वो सब किसके प्रकाश से होते हैं? दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बात करेंगे, अब प्रकाश की बात कर रहे हैं तो बात करेंगे प्रकाश के कुछ प्रॉपर्टी की। इसकी बात करेंगे प्रकाश के कुछ गुण की, या प्रकाश के नेचर की। तो पहला है प्रकाश का परावर्तन। पहला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। ठीक, इसकी बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो जैसा कि हम जानते हैं प्रकाश जो होती है एक सीधी रेखा में क्या करती है? गति करती है। प्रकाश जो है एक सीधी रेखा में गति करती है। तो क्या हुआ, मान लीजिए जैसे ये हमारा कोई समतल है, ये क्या है? कोई समतल है, ठीक, चिकना सतह है या समतल है। तो इस पे एक प्रकाश की किरण क्या हुई? आपतित हुई। आपतित का मतलब होता है इस पे पड़ी, ठीक। फिर चूंकि ये सतह क्या है? चिकना है, इस प्रकाश इस दिशा में जा रही थी, प्रकाश हमारी इस दिशा में जा रही थी, तो चूंकि इसके पार ये नहीं हो सकती, क्योंकि इसके बाहरी इधर की सतह पे हमने क्या लगा दिया है? लेप लगा दिया है। क्या लगा दिया है? लेप लगा दिया है, जिससे प्रकाश इस साइड नहीं आ सकती है। तो इस चिकने सतह से वो क्या हो जाती है? अपनी दिशा में परिवर्तन कर देती है। अपनी दिशा में क्या कर देती है? परिवर्तन कर देती है। इस तरह प्रकाश का किसी चिकने सतह से टकराकर दूसरी दिशा में चले जाना या अपनी दिशा से विचलित हो जाना ही क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। या वापस उसी तल में वापस आ जाना ही क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। यही बात समझ में? प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? देखिए, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? कहेंगे कि प्रकाश किरण किसी तल से चलकर चिकने तल से टकराने के बाद पुनः उसी तल में वापस आ जाने की क्रिया को भी क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। आई बात समझ में? देख रहे हैं कि प्रकाश की किरण आई, इस सतह से टकराई, फिर परावर्तित होकर इसी दिशा में चली गई। ठीक, अब बात करेंगे कि जो प्रकाश की किरण मान लेते हैं किस एंगल से टकराई है, वो है आई। इस एंगल को क्या कहेंगे? आई। और परावर्तन के पश्चात जिस एंगल से गई उस एंगल को कहते हैं आर। क्या कहेंगे? आर। आई बात समझ में? जो किरण आती है, टकराती है, उसे बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। ठीक। और जो किरण परावर्तन के बाद वापस जाती है उसे क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। ठीक। और इस कोण को बोलेंगे आपतन कोण। क्या बोलेंगे? आपतन कोण। ठीक। और इस कोण को क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। ठीक। और ये हमने एक अभिलंब डाल दिया, इसलिए इसका नाम हो गया अभिलंब। क्या नाम हो गया? अभिलंब। जिस पॉइंट को टकराती है उस पॉइंट पर हमने एक अभिलंब खींच दिया। ठीक। चलिए, हमने कहा कि हाँ, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन प्रकाश किरण का किसी चिकने सतह से टकराकर पुनः वापस आने की क्रिया ही क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। आई बात समझ में? अब बात करेंगे प्रकाश के नियम। प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन का नियम। ठीक। और देखिए, प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या होता है? प्रकाश के परावर्तन का नियम कहता है आपतित किरण और विलंब तथा परावर्तित किरण
तीनों के तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। पहला नियम क्या है, पहला नियम कहता है आपतित किरण, अविलंब तथा परावर्तित किरण तीन के तीनों क्या होते हैं, एक ही दिशा में या सॉरी एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक, क्या किया, आपतित किरण और परावर्तित किरण और अविलंब, और क्या, अविलंब, तीनों कहाँ होते हैं, एक ही तल में होते हैं। तीनों कहाँ होते हैं, एक ही तल में होते हैं। आई बात समझ में? ठीक, अगर दूसरे पॉइंट की बात करें, इसका दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम कहता है आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण, यानी प्रकाश के परावर्तन में कोई कण जिस एंगल से आके टकराता है उसी एंगल से क्या होता है, फिर परावर्तित हो जाता है। ठीक, यानी कह सकते हैं आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण, क्या कर सकते हैं, आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण। ठीक, यानी I इक्वल टू R, ठीक है ना, I इक्वल टू R। ये दो नियम है प्रकाश के परावर्तन का। क्या, आपतित किरण, अविलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा ये कर सकते हैं कि आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण, यानी कोई प्रकाश की किरण जिस एंगल से आके उस सतह पर टकराती है अविलंब के साथ, उसी एंगल से अविलंब के साथ वापस चली जाती है। ठीक, इस नियम को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन का नियम। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास अगला टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। अगला टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, चलिए प्रकाश का क्या देखेंगे, अपवर्तन क्या होता है। देखिए प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश, देखिए अभी क्या था, प्रकाश एक सतह पे आती थी, दूसरे तल में नहीं जा पाती थी, एक ही तल में वापस जाती थी। ठीक है ना, अब इसमें क्या करेंगे, देखिए इसमें क्या होता है कि प्रकाश की किरण, ये हमारे सामने एक अभिलंब है, तो प्रकाश की किरण इस सतह पर आती है, ये बोलेंगे या ये कहेंगे कि एक माध्यम से आती है और दूसरे माध्यम में क्या करती है, जाती है। एक माध्यम से आई, दूसरे माध्यम में गई। ठीक, अगर माध्यम दोनों क्या हो, सघन हो, दोनों माध्यम क्या हो, सघन हो और एक जैसे हो, दोनों माध्यम एक जैसे हो, तो प्रकाश की किरण सीधे आएगी और सीधे ऐसे चली जाएगी, सीधे आना और सीधे चली जाएगी। ठीक, लेकिन अगर हम माध्यम को बदल दें, क्या कर दे, माध्यम को बदल दे, मतलब यहाँ कर ले विरोध। माध्यम का मतलब समझिए जैसे हवा से पानी, ठीक है ना, पानी से हवा में जाए या हवा से कांच में जाए, ठीक है ना, इस तरह माध्यम क्या हो जा रहा है, बदल जा रहा है। यानी प्रकाश जिस माध्यम में गति कर रहा है, जैसे हवा में गति कर रहा है, जल में गति कर रहा है, कांच में गति कर रहा है, तो उस तरीके से उसके माध्यम बदलते जाते हैं। अगर हमारा माध्यम मान लीजिए हमने कर दिया सघन से विरल कर दिया, तो अब जब प्रकाश की किरण आएगी तो वो ऐसे सीधे न निकल के क्या करेगी, अविलंब से कुछ दूर हट जाएगी, अविलंब से क्या करेगी, कुछ दूर हट जाएगी। ठीक, यानी हम प्रकाश का अपवर्तन क्या कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का वह गुण है जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने अविलंब से या तो दूर हटती है या अविलंब के पास आती है। इस क्रिया को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। आइए समझ में, क्या बोलेंगे, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना और अपने अविलंब से दूर हटना या पास आने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आई बात समझ में? अभी देखिए बात को समझिएगा, इस तरीके से इसको समझिएगा कि अगर सघन से विरल में आ रहा है तो वह सीधे न जाके अविलंब से दूर हट रहा है, अविलंब से दूर हट रहा है। ठीक, अगर यही अपोजिट कर दे इसका,
इसका क्या करते हैं अपोजिट। इधर विरल माध्यम है, इधर क्या है विरल है, तो प्रकाश की किरण मान लीजिए इधर से आई, ठीक। अब क्या होगा, वो अविलंब के पास आ जाएगी, उसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन वो क्या कर गई और इतना झुक गई, यानी अविलंब के क्या आ गई पास। ये हमारा अविलंब है, ये हमारा क्या है अविलंब है, ये अविलंब की क्या हो गई और पास आ गई, ठीक। एक ऐसा माध्यम है सघन। तो हम देख रहे हैं कि जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में आ रही तो अविलंब से दूर हट रही है, और विरल से सघन में आ रही तो अविलंब के पास आ रही है। तो यानी यह क्रिया प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना और अपने अविलंब से दूर हटना या पास आने की क्रिया को क्या कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। सही बात समझ में, ठीक है ना। चलिए अब बात करेंगे, इसमें भी दो कोण होते हैं, एक कोण जिससे वो आती है आई, एक कोण जिससे वो जाती है आर, ठीक। यानी इसी तरह ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, और ये आपतन कोण और ये अपवर्तन कोण। आपतन और अपवर्तन नाम अलग अलग है, ठीक है ना। आपतन कोण और अपवर्तन कोण, ठीक। तो इसका पहला नियम क्या कहता है, इसमें भी पहला नियम यही कहता है क्या कि आपतित किरण क्या है, आपतित किरण अविलंब और अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, तीनों क्या होते हैं एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक। जैसे उसका पहला नियम था वैसे ही इसका पहला नियम। अगर इसके दूसरे नियम की बात करेंगे तो कहता है आपतन कोण की ज्या, क्या आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तित कोण की ज्या, अपवर्तित कोण की ज्या का अनुपात, क्या का अनुपात क्या होता है एक नियतांक होता है, क्या होता है एक नियतांक होता है। आई बात समझ में, क्या होता है एक नियतांक, यानी आपतित किरण की ज्या यानी साइन आई, आपतित कोण की ज्या यानी साइन आई, साइन माने होता है ज्या, हिंदी में इसको क्या कहते हैं ज्या, तो साइन आई, और कह रहा अपवर्तित कोण की ज्या यानी साइन आर, साइन आर का अनुपात क्या होता है एक नियतांक होता है, यानी ये किसके बराबर आता है कांस्टेंट के बराबर आता है, किसके बराबर आता है कांस्टेंट के बराबर। यही अपवर्तन का दूसरा नियम है, इसको स्नेल रूल भी कहते हैं, क्या कहते हैं स्नेल रूल या स्नेल का नियम भी कहते हैं। आई बात समझ में। इसका क्या नियम है कि आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा कहता है अपवर्तन कोण और आपतन कोण की ज्या का अनुपात एक कांस्टेंट होता है। आई बात समझ, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है क्रांतिक कोण। अगला टॉपिक है क्रांतिक कोण। चलिए देखते हैं क्रांतिक कोण क्या होता है। ये हमारा क्या है अविलंब है, क्या है अविलंब। यहाँ हमने देखिए प्रकाश की किरण आई दी, एक प्रकाश की किरण आई एंगल से दी, यानी आपतन कोण क्या है आई, ठीक। मान लेते हैं ये जो हमारा माध्यम हो कैसा हो सघन हो, और ये कैसा माध्यम हो विरल हो, कैसा माध्यम हो विरल, ठीक। सघन का मतलब ऐसे मान के चलिए पानी है और ये क्या है वायु है, ठीक। ये पानी है और ये क्या है वायु है। पानी जो होगा सघन होगा, वायु क्या होगा विरल होगा, ठीक। अब देखिए जब प्रकाश की किरण आएगी, ठीक, तब पता है कि जब सघन से विरल में आता है तो प्रकाश की किरण अपने अविलंब से क्या होती है दूर हटती है, उसको सीधे जाने की बजाय थोड़ा सा
दूर हट जाएगी ऐसे। ठीक, उसको जाना चाहिए था ऐसे सीधे, लेकिन चली गई थोड़ा सा दूर क्योंकि ये विरल में आ रही है। ठीक, अब इस आई के मान को हम और बढ़ाते जाएं। क्या करते जाएं? आई के मान को और बढ़ाते जाएं। मान लो आई अब यहाँ आ गया, तो फिर ये कुछ ऐसे चला जाएगा। ठीक, फिर इस तरीके से यानी आई का मान बढ़ाते जाएंगे। जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे एक समय आएगा कि ये आर का मान, ये अपवर्तन कोण आर का मान क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। अपवर्तन कोण आर का मान क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। यानी अब ये रेखा जो हमारा परावर्तित किरण अपवर्तित किरण होगा किससे जाएगा? इस रेखे से होकर जाएगा। नहीं, आर का मान कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो वह कोण जिस कोण से हमने इसको छोड़ा है, यानी आई का वह मान जिसके लिए आर का मान क्या हो जाए? 90 डिग्री, उसको बोलते हैं आई सी। यही होता है क्रांतिक कोण। हम क्या कर सकते हैं? आपतित कोण का मान बढ़ाने से जब आर का मान यानी अपवर्तित कोण का मान या अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री प्राप्त हो, तो उस कोण को ही क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण। आई बस समझ में? बात को समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जब आई के मान को बढ़ाते जाएंगे तो आर का मान धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। दूर हटने का मतलब आर का मान बढ़ रहा है, और आई का ऐसा मान लेंगे जिसके लिए आर का मान क्या आ जाए? 90 डिग्री आ जाए। आर का मान क्या आ जाए? 90 डिग्री। तो उस आई के मान को ही आई सी से प्रदर्शित करेंगे और उसे क्या बोलते हैं? क्रांतिक कोण। ठीक है, चलिए आया ना बात समझ में? ठीक, आई सी क्या होता है? आई सी ऐसा एंगल होता है जिसके लिए आर का मान क्या मिलता है? 90 डिग्री। ठीक, अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगर अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ें तो अब देखते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक अपवर्तन। क्या? अरे यार सॉरी, ये परावर्तन ही होगा। क्या होगा? परावर्तन। चलिए देखते हैं। अभी हमने दिखाया कि जब हम सघन माध्यम से कहाँ जाते हैं? विरल माध्यम में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? सघन से विरल में जाते हैं, तो हमारे आर का मान जो है बढ़ता जाता है। आर सीधे न होकर ऐसे बढ़ती जाती है। तो एक कंडीशन बताया था कि जब आई सी होता है तो आर का मान 90 डिग्री हो जाता है। आर का मान कितना हो जाता है? 90 डिग्री। इसे ही क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं। लेकिन अब क्या करें? आर आई का मान और बढ़ा दें। आई का मान क्या कर दें? और बढ़ा दे, आई सी से भी ज्यादा कर दे, तो ऐसी स्थिति आएगी कि आर का मान 90 डिग्री से क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए। आर का मान 90 डिग्री से क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए। अब देखिए, अब हमें प्रकाश की किरण को हमारे ऐसे जाना चाहिए था, वो ऐसे चली गई। यानी अब जो आर का मान होना चाहिए था ये कितना हो गया? इतना हो गया। यानी 90 डिग्री से भी क्या हो गया? आर का मान 90 डिग्री से भी ज्यादा हो गया। यानी हमारी किरण जिस तल से आई या जिस माध्यम से आई उसी माध्यम में क्या चली गई? वापस चली गई। उसी माध्यम में क्या चली गई? वापस चली गई। और पता ही है कि जब प्रकाश किरण जिस माध्यम से आती है उस माध्यम में जाती है तो उसे क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। इसीलिए देखिए, प्रकाश की किरण जब सघन से विरल में आती है तो और प्रकाश आर का मान 90 डिग्री से क्या हो? अधिक हो, तो प्रकाश की किरण उसी तल में वापस चली जाती है। तो इस क्रिया को ही क्या कहते हैं? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या बोलेंगे? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का सघन से विरल माध्यम में आना किंतु अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री से अधिक हो जाने के कारण प्रकाश किरण पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती है। तो इस क्रिया को ही क्या कहते हैं? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आई बात समझ में? इसमें किसी को कोई दिक्कत? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलिए, ठीक है। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। अब अगले टॉपिक पे देखेंगे कि हमारा कौन कौन सा अगला हमारा टॉपिक होगा। पहले बात करेंगे गोलीय दर्पण की, कि गोलीय दर्पण क्या होता है और यह कितने प्रकार का होता है। फिर बात करेंगे
लेंस की। फिर किसकी बात करेंगे? लेंस की। गोली दर्पण में देखेंगे कि प्रकाश का वस्तुओं का प्रतिबिंब कैसे बनता है। क्या देखेंगे? वस्तुओं का प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसकी बात करेंगे। इसी तरह लेंस में बात करेंगे कि वस्तुओं का प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है ना। अगले क्लास में हम लोग क्या देखेंगे? वस्तुओं का प्रतिबिंब कैसे बनता है दर्पण से, और लेंस से भी देखेंगे कि वस्तुओं का प्रतिबिंब कैसे बनता है, और लेंस होता क्या है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, इन सब की बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।